हेलो दोस्तों, आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल, जो कि आपको पता ही है। तो आज आपकी इस वीडियो में मैं आपके चैप्टर 5 की अंतिम एक्सरसाइज जो कि 5.3 है लेकर हाजिर हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के पढ़ते हैं। चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 ओह सॉरी 5.3 अंतिम एक्सरसाइज। अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीयकरण अवधारणा एवं महत्व। मतलब इस वाले एक्सरसाइज में, लास्ट वाले एक्सरसाइज में अधिकार अंतरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण क्या होता है, इन्हीं की अवधारणा, इन्हीं के बारे में बताया गया है। स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं कि अधिकार अंतरण क्या होता है। इसका अभिप्राय उत्तरदायित्व एवं अधिकार सौंपने व जिस व्यक्ति को सौंपा गया है उसकी उत्तरदेयता उत्पन्न करने की प्रक्रिया से है। कहने का मतलब है कि अधिकार अंतरण में उत्तरदायित्व और अधिकार सौंपने, मतलब जिस व्यक्ति को अधिकार दे रहे हैं, उत्तरदायित्व दे रहे हैं, उसकी उत्तरदेयता भी उसी को बनाने के लिए क्या किया जाता है, अधिकार अंतरण किया जाता है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको चैप्टर 2 में दिया था जब पढ़ा रहा था, फ्योल और टेलर के सिद्धांत। ठीक है, तो उसमें क्या था कि उसमें अगर आप किसी व्यक्ति को काम दे रहे हो और उस काम के प्रति उसी को उत्तरदायी ठहराना चाहते हो, तो उसके लिए उसको अधिकार और उत्तरदायित्व तो दोनों सौंपने होंगे। तभी आप उसके प्रति उस कर्मचारी को क्या कर सकते हो, उत्तरदायी ठहरा सकते हो और कह सकते हो कि भाई हमने तुझे इस काम को करने के लिए प्रत्येक उत्तरदायित्व और प्रत्येक अधिकार दिए थे, फिर भी तू इस काम को क्यों नहीं कर पाया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है जिसको कि हम अधिकार अंतरण कहते हैं। ठीक है, अधिकार अंतरण का मतलब किसी व्यक्ति को किसी काम के प्रति उत्तरदायी ठहराने के लिए प्रक्रिया है। ठीक है, अधिकार अंतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को उसी के कार्य के प्रति उसको उत्तरदायी ठहराया जाता है। ठीक है, अगला है अधिकार अंतरण के तत्व। तो अधिकार अंतरण के 3 ही तत्व हैं। सबसे पहला उत्तरदायित्व, दूसरा अधिकार और तीसरा उत्तरदेयता। ठीक है, एक एक करके इनको भी जान लेते हैं। उत्तरदायित्व, इसका अभिप्राय सौंपे गए कार्य को ठीक ढंग से पूरा करने की अधीनस्थ की जिम्मेदारी से है। अधीनस्थ की जिम्मेदारी से है। जब एक अधिकारी अपने अधीनस्थ को कोई काम सौंपता है तो उसे पूरा करना अधीनस्थ का उत्तरदायित्व बन जाता है। मतलब कि उत्तरदायित्व का मतलब यह है कि किसी कर्मचारी को अगर कोई काम सौंपा गया तो वो कर्मचारी उस काम को अच्छे ढंग से करे, वह उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। यहाँ पर उत्तरदायित्व का मतलब जिम्मेदारी से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं अधिकार। अधिकार क्या है? इसका अभिप्राय निर्णय लेने की शक्ति से है। निर्णय संसाधनों के प्रयोग करने अथवा कोई काम करने या ना करने से संबंधित हो सकता है। मतलब कि जो अधिकार दिए गए हैं, मतलब कि उसको जो काम दिया गया है उसके लिए अगर कुछ निर्णय लेने पड़ रहे हैं तो उसको वह भी अधिकार दिया गया कि भैया मैं तुझे ये काम दे रहा हूँ और इस काम के लिए तुझे जो करना पड़े वो कर, निर्णय जो लेने हैं वो ले, लेकिन मुझे ये काम करके दे। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसको अधिकार, उत्तरदायित्व सब कुछ दे दिया जाता है और फिर उसको उस काम के प्रति उत्तरदायी ठहराया जाता है कि भैया अगर काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, हमने तो तुझे सब कुछ दे दिया था। ठीक है, तो अधिकार का मतलब यहाँ पर निर्णय लेने से है। मतलब कि कोई काम करना है या नहीं करना, ये सारी चीज़ें निश्चित करने से है कि उसमें किसी भी काम को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही अधिकार कहलाता है। ठीक है, अगला है उत्तरदेयता। इसका अभिप्राय अधीनस्थ द्वारा कार्य निष्पादन के लिए अधिकारी को जवाब देने से है। मतलब कि जब भाई तुम्हें काम दे दिया, अधिकार दे दिए, उत्तरदायित्व तो दे दिया, अब वो काम जब पूरा हो जाएगा या पूरा नहीं होगा तो उसके प्रति उत्तरदायित्व मतलब कि रिपोर्ट करना। उत्तरदेयता का मतलब कि जिस कर्मचारी को हमने अधिकार दिए थे, जो काम दिए थे, उसके प्रति फिर हम उससे पूछेंगे कि हाँ भाई काम हो गया, तो वो बोलेगा भाई हाँ हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ उससे पूछा जाएगा, फिर वो उसका क्या करेगा, उत्तर देगा कि क्यों नहीं हुआ, कारण बताएगा। ठीक है, तो यही उत्तरदेयता होता है। क्या है अधिकार अंतरण की प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से यही आता है। ठीक है, अधिकार अंतरण की प्रक्रिया ही पूछी जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर में पूछी जाती है। ठीक है, उत्तरदायित्व सौंपना, पहले कदम में उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। प्रायः कोई भी अधिकारी इतना सक्षम नहीं होता कि सारा काम स्वयं कर ले, इसलिए क्या किया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है। उत्तरदायित्व सौंपने का मतलब कुछ काम उसको दे देना, उसकी
कुछ काम के प्रति उसको जिम्मेदारी दे देना है, ठीक है, यही उत्तरदायित्व सौंपना कहलाता है। अगला है अधिकार प्रदान करना। दूसरे कदम में कार्यों की सफलतापूर्वक निष्पादन हेतु अधिकार सौंपा जाता है। मतलब कि जो जिस काम की जिम्मेदारी उसको दी है उस काम के प्रति क्या करना है क्या नहीं करना, उसका निर्णय लेने का अधिकार भी उसको दे दिया जाता है कि ये काम ले, मैंने तुझे दे दिया, इसके प्रति जो भी करना है वो सब कुछ तू देख ले, बस ये काम करके मुझे दे दिया, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, अधिकार देना। मतलब उसने पहले काम दिया, उस काम के लिए जो भी करना है या नहीं करना वो अधिकार भी दे दिया कि तुम देखो अब इसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना, बस मुझे काम पूरा होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में उत्तरदायिता निश्चित करना। अंतिम कदम में अधीनस्थों को कार्य निष्पादन के लिए उत्तरदायी ठहराना है। मतलब कि उसने तुम्हें काम दिया, अधिकार भी दे दिया, अब लास्ट में वो तुमसे पूछेगा हाँ भाई काम हो गया, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो बताओ क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। यही उत्तरदायिता निश्चित करना कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो गई, ठीक है। अब अधिकार अंतरण का महत्व देख लेते हैं। सबसे पहला प्रभावपूर्ण प्रबंध। प्रभावपूर्ण का अर्थ उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करना है। अधिकार अंतरण से प्रबंधकों के कार्यभार में कमी आती है। जो अधिकार अंतरण से क्या होता है कि प्रबंधक के जो काम होते हैं उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, क्योंकि प्रबंधक के पास बहुत सारा काम होता है तो वो क्या करता है, अपने कुछ कामों को किसी दूसरे कर्मचारी को या किसी दूसरे अधीनस्थ को सौंप देता है और उसके प्रति उसको अधिकार भी दे देता है और फिर वो उसके प्रति उसको उत्तरदायी भी ठहरा सकता है। इससे क्या होता है कि प्रभावपूर्ण प्रबंध होता है और प्रबंधकों के क्या होता है, कामों में थोड़ी कमी आ जाती है और सफलतापूर्वक काम हो भी जाता है, उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाता है। अगला है कर्मचारी विकास। एक व्यक्ति का मानसिक विकास तभी होता है जब उसके पास निर्णय लेने के लिए अधिकार हो। अधिकार अंतरण निर्णय लेने का ही अधिकार प्रदान करता है। मतलब कि अगर किसी कर्मचारी को तुमने बता दिया कि भाई ये काम है, इसको ऐसे ऐसे करना है, तो कर्मचारी सोचेगा नहीं, जैसे जैसे तुमने बोला है कि हाँ भाई इसमें एक नट लगा देना, एक पेच लगा देना, तो वो सब कुछ वैसे वैसे करके दे देगा। लेकिन तुमने उसको ये कह दिया कि भाई ये काम है, अब इसको कैसे करना है ये तू देख ले, तो वो अपने तरीके से सोचेगा कि इस काम को ऐसे ना करके ऐसे करूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कर्मचारी का विकास होता है और इसके लिए कर्मचारी को अधिकार भी दिए जाने चाहिए, तभी वो खुद से सोच पाएगा और खुद का विकास भी कर पाएगा। तो अधिकार अंतरण क्या करता है, अधिकार सौंपने का काम करता है, ठीक है। अगला है कर्मचारियों का अभिप्रेरण। अधिकार अंतरण में अधीनस्थों को उत्तरदायित्व व अधिकार सौंपे जाते हैं जिससे उन्हें कार्य संतुष्टि प्राप्त होती है और बढ़िया काम करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। मतलब कि कर्मचारी यहाँ पर अभिप्रेरित होते हैं और वो इसलिए अभिप्रेरित होते हैं कि उनको काम करने के लिए पूरी छूट दे दी जाती है कि भैया ये काम है, अब तुम्हें कैसे करना है वो तुम देख लो, बस मुझे काम पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो इससे कर्मचारी अभिप्रेरित होता है, अच्छा हो जाता है, खुश हो जाता है, अभिप्रेरित हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है कि चलो हम काम को अपनी इच्छा अनुसार अपने अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, कर्मचारी अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। अगला है विकास में सहायक। अधिकार अंतरण से केवल एक व्यक्ति या विभाग का ही विकास नहीं बल्कि पूरे संगठन का होता है। मतलब वह पूरा संगठन एक दूसरे से मिलजुल कर काम करता है, ठीक है। सारे आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, जिससे कि कर्मचारियों का ज़्यादा विकास होता है। कर्मचारियों के विकास से विभाग का विकास होगा, ठीक है। विभाग के विकास से पूरे संगठन का विकास होगा, ठीक है। तो इस तरीके से विकास में सहायक है। कौन सहायक है, अधिकार अंतरण, ठीक है। तो ये इसके महत्व देखे हमने, और भी कुछ रह गए हैं वो भी देख लेते हैं। अधिकारी अधीनस्थ संबंधों का आधार। एक संगठन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अधिकारी अधीनस्थ संबंधों का होना आवश्यक है, क्योंकि इन संबंधों के कारण ही दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी संगठन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अधिकारी और अधीनस्थ इन दोनों का होना आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के कारण ही क्या हो सकता है, संगठन आगे ग्रो कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों मिलेंगे तभी भाई डिसाइड करेंगे क्या काम करना है क्या नहीं करना, कितने कर्मचारी चाहिए, ठीक है। इन सभी चीज़ों का डिसाइड कौन करता है, अधिकारी करता है और अधीनस्थ करते हैं, ठीक है। तो इनके कारण ही पूरी क्या करती है, उपक्रम चलती है। तो इन दोनों का होना आवश्यक है और इन दोनों के बीच संबंधों का अच्छा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया समन्वय। अधिकार अंतरण
उत्तरदायित्व, अधिकार, उत्तरदाता में संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया है जिसमें सब कुछ स्पष्ट होता है, फलस्वरूप बढ़िया समन्वय स्थापित होता है। जो अधिकार अंतरण है यह उत्तरदायित्व, अधिकार और उत्तरदाता में संबंध स्थापित कर देता है। ठीक है, ये काम है, ये इसके प्रति अधिकार है और इसके प्रति तुम उत्तरदायित्व हो। सब कुछ निश्चित होता है कि तुम्हें ये काम करना है, कैसे करना है वो तुम जानो, इसके लिए उत्तरदायी तुम ही रहोगे। सब कुछ निश्चित होता है पहले से, इसलिए समन्वय भी बढ़िया अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, ये तो हमने अधिकार अंतरण की बात कर ली। अब देख लेते हैं विकेंद्रीकरण क्या होता है। विकेंद्रीकरण का अधिकार, विकेंद्रीकरण अधिकार अंतरण का ही एक विस्तृत रूप है। इसके अंतर्गत में निर्णय लेने के केंद्रों में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि मध्य स्तर एवं निम्न स्तर के प्रबंधकों को भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है या कर दिए जाते हैं। कहने का मतलब है विकेंद्रीकरण भी क्या है, अधिकार अंतरण का ही एक विस्तृत रूप है, बड़ा भाग है, जिसमें अधिकार लेने का जो निर्णय लेने का जो अधिकार है वो निचले, मध्य स्तर और निम्न स्तर को भी दे दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि उच्च स्तर के कार्य में तो थोड़ी सी कमी आती है और समय की भी बचत होती है। ठीक है, तो ये विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण में क्या होता है, विकेंद्रीकरण में अधिकार, जो निर्णय लेने का अधिकार होता है वो बांट दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीकरण में अधिकार लेने का जो, निर्णय लेने का जो अधिकार होता है सीमित होता है, और जो विकेंद्रीकरण है उसमें निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो बांट दिया जाता है, विस्तृत होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और विकेंद्रीकरण की विशेषता पढ़ लेते हैं। यह अधिकार अंतरण का एक विस्तृत रूप है। यह अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है। ठीक है, इससे अधीनस्थों की जो भूमिका होती है वह बढ़ जाती है, क्योंकि वह भी अब निर्णय ले सकते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंधकों के कार्यभार में कमी आती है। ठीक है, क्या है विकेंद्रीकरण के महत्व, ये भी देख लेते हैं। अधीनस्थों में पहल क्षमता का विकास। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत बड़ी मात्रा में अधिकारों को सौंपा जाता है। अधिकार व्यक्ति को सोचने व कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे कि अधीनस्थों में पहल क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, विकेंद्रीकरण में क्या किया जाता है, अधिकार सौंपे जाते हैं, मतलब हर एक जो भी व्यक्ति काम कर रहा होता है उस काम के प्रति उसको उत्तरदायित्व ठहराने के लिए उसको अधिकार दे दिया जाता है। मतलब कि जो काम सौंपा जाएगा जिसको, उस काम के लिए अधिकार भी उसको दे दिए जाएंगे कि भैया ये ले काम कैसे करना है वो तो देख ले, बस टाइम पे पूरा कर देना। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अधीनस्थों में पहल क्षमता का विकास हो जाता है। लोग कहते हैं नहीं नहीं ये काम मैं कर लेता हूँ, सब आगे बढ़ चढ़ कर आते हैं कि हाँ मैं भी कर लूँगा, मैं भी कर लूँगा, सारे काम करने के लिए बेताब हो जाते हैं, जिससे कि कर्मचारियों में क्या होता है, थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाता है कि मैं तेरे से ज़्यादा काम करूँगा, वो कहेगा मैं तेरे से ज़्यादा काम करूँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है भविष्य के लिए प्रबंधकीय योग्यता का विकास। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत निम्न स्तर के प्रबंधकों को भी अपने कार्यों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दे दिए जाते हैं, जिससे उनके ज्ञान व अनुभव में वृद्धि होती है। ठीक है, पहले बताया मैंने कि मध्य स्तर निम्न स्तर को भी अपने काम के प्रति निर्णय लेने का अधिकार दे दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनका भी ज्ञान अनुभवों की वृद्धि होती है, विकास उनका भी होता है। अगला है शीघ्र निर्णयन। सभी प्रबंधकीय निर्णयों का बोझ कुछ ही व्यक्तियों पर ना होकर अनेक व्यक्तियों में बंट जाने के कारण शीघ्र निर्णय लिए जाते हैं। मतलब जब अधिकार दे दिए गए सबको निर्णय लेने के, तो अब क्या होगा, यहाँ पर निर्णय लेने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पहले केवल निर्णय लेने की शक्ति एक व्यक्ति के पास थी, उच्च स्तर के पास, तो उच्च स्तर को निर्णय लेने में ज़्यादा टाइम लगता था क्योंकि उसके पास बहुत सारे निर्णय लेने के लिए थे। ठीक है, अब उसने क्या किया, निर्णय लेने की शक्ति बांट दी, अधिकार बांट दिए, तो अब निर्णय जल्दी जल्दी ले लिए जाते हैं, ज़्यादा समय इसमें बर्बाद नहीं होता। अगला है उच्च प्रबंध के कार्यभार में कमी। ये तो मैंने पहले ही बताया कि उच्च स्तर के जो कार्य थे वो कम हो गए क्योंकि उसने निर्णय लेने की शक्ति बांट दी। ठीक है, नीचे यही लिखा है कि विकेंद्रीकरण के अंतर्गत दैनिक समस्याओं से संबंधित निर्णय लेने के सभी अधिकार अधीनस्थों को सौंप दिए जाते हैं। ठीक है, निर्णय लेने का अधिकार अधीनस्थों को सौंप दिए जाते हैं, तो जो भी अब छोटे मोटे वो होते हैं कार्य, उनके प्रति निर्णय अधीनस्थ ही ले लेते हैं, जिससे कि उच्च स्तर के कार्यभार में कमी आती है। ठीक है, अगला है विकास में सहायक। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत अधीनस्थों को निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। फलस्वरूप कर्मचारी बेहतर काम करने का प्रयास करते हैं,
परिणाम स्वरूप संगठन का विकास संभव होता है। ठीक है, कर्मचारियों को काम देकर यह कह दिया जाता है कि भैया तुम देख लो कैसे करना है। अगर तुम अपनी सोच के अनुसार करना चाहते हो, आप खुद से सोच समझ कर विचार विमर्श कर करना चाहते हो तो करो, वरना उसको प्रक्रिया बता दी जाती है कि ये काम है, इस काम को करने की ये प्रक्रिया, लेकिन तुम इसे अपनी इच्छा अनुसार अपने अनुसार करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, उसकी भी छूट दे दी जाती है कि तुम काम ये है और इसको कर लो, कैसे करना है बस टाइम पे पूरा कर देना। तो इससे कर्मचारी बेहतर ढंग से काम को करने का प्रयास करता है। ठीक है, वो सोचता है कि कैसे इस काम को और जल्दी और अच्छे से किया जा सके, जिससे कि क्या होता है, संगठन का विकास होता है। ठीक है, अगला है बेहतर नियंत्रण। विकेंद्रीकरण के हर स्तर पर कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, उत्तरदायिता निश्चित करना संभव होता है। प्रत्येक विभाग के उद्देश्य प्राप्ति में योगदान का पता लगाया जा सकता है। प्रबंधक इसका सामना करने के लिए बेहतर नियंत्रण पद्धति को अपनाते हैं। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत निर्णय लेने की शक्ति बांट दी जाती है, जिससे कि बेहतर नियंत्रण हो पाता है। अब जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति है, अधिकार है, उससे पूछा जा सकता है, हाँ भाई जब मैंने तेरे को अधिकार दिया था तो ये काम पूरा क्यों नहीं किया। ठीक है, इसी कारण से सारे काम अच्छे से होते हैं, कोई भी ढिलाई नहीं आती, समय की बर्बादी नहीं होती, जिससे कि बेहतर नियंत्रण हो पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण में अंतर। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में। ठीक है, क्या है इनकी प्रकृति। अधिकार अंतरण सभी संस्थाओं में जरूरी होता है। जो अधिकार अंतरण है वो सभी संस्थाओं में होता है। जो विकेंद्रीकरण है वह हर संस्था में पाया जाना जरूरी नहीं है। जो विकेंद्रीकरण है वह हर संस्था में नहीं पाया जाता, क्योंकि विकेंद्रीकरण का यूज बड़े स्तर के कंपनियों में किया जाता है। कार्यवाही कैसी होती है। अधिकार अंतरण में कम स्वतंत्रता होती है और विकेंद्रीकरण में अधिक स्वतंत्रता होती है। ठीक है, स्थिति कैसी होती है। अधिकार अंतरण की कार्य विभाजन के फलस्वरूप की जाने वाली प्रक्रिया। कार्य विभाजन के फलस्वरूप जो कार्य की जाती है, जो प्रक्रिया बनती है, वही इसकी स्थिति है। और विकेंद्रीकरण में यह उच्च प्रबंध द्वारा अपनाई गई नीति का परिणाम होता है। ठीक है, मतलब उच्च प्रबंध द्वारा यह नीति बनाई जाती है, उसके द्वारा यह काम करता है और इसमें कार्य विभाजन के फलस्वरूप काम किया जाता है। ठीक है, क्षेत्र अधिकार अंतरण का सीमित क्षेत्र है और विकेंद्रीकरण का विस्तृत क्षेत्र है। उद्देश्य अधिकारी के कार्यभार को कम करना। अधिकार अंतरण से अधिकारी का काम कम होता है और विकेंद्रीकरण से संगठन में सत्ता का फैलाव होता है। ठीक है, संगठन का विस्तार होता है। तो ये है इनमें कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो कि पेपर में पूछ लिए जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लें, ऑल पर सेट कर देना, ताकि नोटिफिकेशन से मिस ना हो। कमेंट करके बताना कुछ समझ में नहीं आया हो तो, और कोई भी भाई बंधु आपका पढ़ता हो बिजनेस स्टडी तो उसके साथ शेयर करना और एक वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगी हो तो। वरना मैं फिर से आपकी अगली एक्सरसाइज अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।